कल्पना कीजिए एक ऐसी धुन जो सीधे झारखंड के जंगलों और गांवों से आती है। एक ऐसी आवाज जिसमें मिट्टी की महक, पत्तों की सरसराहट और एक पूरे समुदाय की कहानी बसी हो। आज हम इसी संगीतमय दुनिया की परतों को खोलने जा रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद यहाँ सिर्फ तथ्यों की एक लिस्ट तैयार करना नहीं है। हम इन वाद्य यंत्रों के पीछे की कला, कारीगरी और उस संस्कृति को समझना चाहते हैं जिसने इन्हें जन्म दिया। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये साज सिर्फ संगीत क्यों नहीं है, बल्कि झारखंड की आत्मा का एक हिस्सा कैसे हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस संगीतमय सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना दिलचस्प होगा कि संगीत की इस विशाल दुनिया को पारंपरिक तौर पर व्यवस्थित कैसे किया जाता है। इन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, जो ध्वनि पैदा करने के तरीके पर आधारित है। तो पहली श्रेणी है तंतुवाद्य, मतलब वो साज जिनमें तारों से संगीत निकलता है। जब तो एक बात ने मुझे बहुत हैरान किया कि ये सब कितनी सहजता से प्रकृति में मिलने वाली चीजों से बनाए गए हैं। यही तो इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये यंत्र इस बात का सबूत है कि संगीत बनाने के लिए आपको किसी फैक्ट्री या महंगे सामान की जरूरत नहीं। आपके आसपास की दुनिया ही आपका ऑर्केस्ट्रा है। जैसे कि एक तारा, इसका नाम ही इसकी कहानी कह देता है, एक तार वाला साज। और इसे बनाने का तरीका तो और भी कमाल का है। सूखी लौकी का आधा कटा खोल, उसके ऊपर चमड़ा मढ़ दिया और बस एक तार लगा दिया। कितनी सादगी है, लेकिन इसी सादगी से कितनी गहरी धुन निकलती होगी। और फिर आता है केंद्रा, जो संथाल जनजाति का एक बहुत महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। सामग्री में इसे झारखंड का वायलिन कहा गया है। अच्छा, इसे झारखंड का वायलिन क्यों कहते हैं? क्या इसकी आवाज वायलिन जैसी है या संगीत में इसका रोल वैसा ही है जैसा पश्चिमी संगीत में वायलिन का होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसकी आवाज वायलिन की तरह बहुत बारीक और सुरीली होती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मिट्टी से जुड़ी हुई। इसे भी एक खोखले बांस की छड़ी पर सूखे लौकी का खोल बांधकर बनाया जाता है और इसमें 3 तार होते हैं। जब इन पर घोड़े की पूंछ के बालों से बनी कमानी या गज फेरा जाता है तो एक बहुत ही मार्मिक धुन निकलती है। अरे वाह! तो हाँ, इसका रोल भी संथाल गीतों में बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑर्केस्ट्रा में वायलिन का होता है, धुन को नेतृत्व देना। वाह! इसके निचले हिस्से में कभी-कभी कछुए की खाल या नारियल के खोल का भी इस्तेमाल होता है। ये तो सच में प्रकृति के साथ जुड़कर की जाने वाली कलाकारी है ना? बिल्कुल। और संथाल समुदाय के पास तंतु वाद्यों का खजाना है। 2 और अनोखे नाम हैं, भुवंग और बनम। भुवंग की बनावट भी लौकी से होती है, लेकिन इसकी आवाज धनुष की टंकार जैसी होती है, एक तीखी बुंग की ध्वनि जो शायद इसे इसका नाम देती है। और बनम की बनावट तो और भी अनोखी है। इसे नारियल को काटकर उस पर गोहो यानी एक तरह की बड़ी छिपकली का चमड़ा लगाया जाता है। सोचिए, एक रोजमर्रा के फल और एक जंगली जीव के मेल से एक संगीत का यंत्र बन रहा है। इसकी आवाज कैसी होती होगी? मोटी और गहरी। बिल्कुल, इसकी ध्वनि बहुत गहरी और गूंजने वाली होती है। इसे अक्सर गीतों के साथ संगत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो संगीत को एक आधार, एक मजबूती देता है। और इसी श्रेणी में एक और साज है, ट्विला, जो अपनी बेहद कोमल और मधुर ध्वनि के लिए जाना जाता है। तो ये थी तारों की कहानी जो प्रकृति की देन यानी लौकी, बांस और नारियल के खोल से निकलती है। लेकिन संगीत सिर्फ तारों को छेड़ने से नहीं, बल्कि सांसों से भी जिंदा होता है। चलिए अब उन साजों की दुनिया में चलते हैं जिनमें जान फूंकी जाती है, यानी सुशीर वाद्य या फूंक कर बजाए जाने वाले यंत्र। और इस श्रेणी में सबसे पहला और सबसे जाना पहचाना नाम है बांसुरी। बांसुरी तो हम सबने देखी है, लेकिन इस सामग्री में एक खास बात लिखी है। इसमें बताया गया है कि डोंगी नाम के एक खास किस्म के बांस से सबसे अच्छी बांसुरी बनती है। ये बात छोटी सी है पर बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि कारीगरों को सिर्फ यंत्र बनाना नहीं आता था, उन्हें अपनी सामग्री की रूह तक की पहचान थी। उन्हें पता था कि किस बांस की लकड़ी में कौन सा सुर छुपा है। बिल्कुल सही कहा। ये पीढ़ियों का संचित ज्ञान है। इसी तरह शहनाई है, जिसे झारखंड में सनाई भी कहते हैं। ये तो शादी ब्याह से लेकर छऊ और पैका जैसे लोक नृत्यों की जान है। इसकी आवाज सुनते ही उत्सव का माहौल बन जाता है। लेकिन एक नाम ने मुझे सच में चौंका दिया, सिंगा। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये बैल या भैंस के सींग से बनता है। मतलब संगीत के लिए किसी भी चीज का इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, और इसका इस्तेमाल सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं था। ये इसकी कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है। छऊ नृत्य में तो इसका प्रयोग होता ही था, पर कहते हैं
कि पुराने समय में शिकारी जब जंगल में शिकार के लिए जाते थे तो साथियों को संकेत देने के लिए भी सिंगा बजाते थे। ये ध्वनि सिर्फ कला नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के खेल का हिस्सा भी थी। मतलब ये एक सर्वाइवल टूल भी था। ये तो अद्भुत है। और इसी तरह का एक और वाद्य है मदन भेरी। इसकी बनावट भी काफी अलग है। लकड़ी की नली के आगे पीतल की नली। हाँ, और मदन भेरी एक सहायक वाद्य है। इसे अकेले नहीं बजाया जाता। जब ढोल, बांसुरी और शहनाई एक साथ बज रहे होते हैं तो मदन भेरी की ध्वनि उस संगीत में एक नई परत जोड़ देती है, उसे और भव्य बना देती है। तो हमने तारों की झंकार सुनी, हवा के सुरों को महसूस किया, लेकिन कोई भी संगीत तब तक अधूरा है जब तक उसमें धड़कन न हो, ताल न हो। अब बात करते हैं झारखंड के संगीत की धड़कन की, ताल वाद्य। और ये श्रेणी बहुत विशाल और विविध है। इसे समझने के लिए 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले है अवन्नद वाद्य, यानी वो यंत्र जिन पर चमड़ा मड़ा होता है, जैसे ढोल या नगाड़ा। और दूसरे हैं घन वाद्य, जो ठोस धातु जैसे कांसे से बने होते हैं। अवन्नद वाद्यों में सबसे पहला और सबसे अहम नाम है मांदर। इसे तुमदक भी कहते हैं। ये झारखंड के लगभग हर समुदाय के संगीत और नृत्य का एक अटूट हिस्सा है। इसकी बनावट भी बहुत सोच समझकर की गई है। मिट्टी या लकड़ी का गोलाकार खोल जिसके दोनों सिरों पर बकरी का चमड़ा मढ़ा होता है, लेकिन एक सिरा चौड़ा होता है और दूसरा छोटा। हाँ, और यहीं पर एक ऐसी बात है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके छोटे मुंह वाले खाल पर एक खास लेप लगाया जाता है जिसे किरण कहते हैं। एक मिनट, ये किरण क्या चीज है? मतलब ये सिर्फ एक लेप है या इसका कोई खास मकसद है? मैं तो पहली बार सुन रहा हूं इसके बारे में। ये सवाल ही इस पूरी बातचीत का सार है, समझिए। ये सिर्फ एक लेप नहीं है, ये एक तरह की पारंपरिक, आप कह सकती हैं, साउंड इंजीनियरिंग है। साउंड इंजीनियरिंग, वाह, बिल्कुल। ये लेप जो अक्सर पके हुए चावल और लोहे की छीजन से बनता है, वो खाल के तनाव और वजन को बदल देता है। अच्छा। और इसी की वजह से मांदर के उस छोटे मुंह से एक बहुत ही तीखी और गूंजने वाली आवाज निकलती है जिसका पिच बहुत ऊंचा होता है। तो मतलब बिना किसी आधुनिक तकनीक या लैब के उन कारीगरों को ध्वनि विज्ञान की इतनी गहरी समझ थी। उन्हें पता था कि आवाज की गूंज और तीखेपन को कैसे नियंत्रित करना है। ये ज्ञान तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा होगा। बिल्कुल। कारीगरी सिर्फ हाथ का हुनर नहीं बल्कि विज्ञान की गहरी समझ भी है। इसी तरह ढोल, ढाक और नगाड़ा है। ढोल तो कटहल या आम की लकड़ी से बनता है। ढाक का आकार ढोल से भी बड़ा होता है, तो जाहिर है उसकी आवाज और भी गहरी और दमदार होगी। और नगाड़ा, जिसे संथाल परगना में टामाक भी कहते हैं, उसकी आवाज तो दूर दूर तक गूंजती है। लेकिन एक वाद्य है जिसका जिक्र मुझे सबसे ज्यादा नाटकीय लगा, धमसा। इसे कुदथुतु भी कहते हैं और इसकी शक्ल एक बड़ी सी कड़ाही जैसी है। हाँ, और इसका इस्तेमाल इसकी आवाज से भी ज्यादा नाटकीय है। धमसा को अक्सर छाऊ नृत्य के दौरान बजाया जाता है, खास तौर पर जब मंच पर युद्ध या किसी वीर रस का दृश्य दिखाना हो। इसकी गगन भेदी गड़गड़ाहट जैसी आवाज उस पूरे माहौल में एक तनाव और ऊर्जा भर देती है। मतलब ये सिर्फ ताल नहीं दे रहा, ये दर्शकों की भावनाओं को नियंत्रित कर रहा है, उन्हें उस कहानी का हिस्सा बना रहा है। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से कहीं बढ़कर एक स्टोरी टेलिंग टूल है। आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया। ये कहानी कहने का एक जरिया है। तो ये थे चमड़े से मड़े साज। अब बात करते हैं धातु से बने घन वाद्यों की, जैसे कि करताल। 2 लकड़ी के टुकड़ों पर पीतल की छोटी छोटी प्लेटें लगी होती हैं जिन्हें आपस में टकराने पर एक मीठी खनक पैदा होती है। और फिर है थाला, जो कांसे की थाली जैसा दिखता है। इसे बजाने का तरीका भी बड़ा अनोखा है। इसे एक रस्सी से लटकाकर मक्के के भुट्टे के सूखे डंठल, जिसे खलरी कहते हैं, से बजाया जाता है। सोचिए, एक धातु की थाली और मक्के का डंठल, और नतीजा है संगीत। और शायद सबसे सरल वाद्य है काठी। ये बस कुची की लकड़ी के 2 टुकड़े हैं जिन्हें आपस में टकराकर एक लयबद्ध ध्वनि पैदा की जाती है। यह इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि संगीत बनाने के लिए जटिलता की जरूरत नहीं, रचनात्मकता की जरूरत है। बिल्कुल, लकड़ी के 2 टुकड़े भी संगीत पैदा कर सकते हैं अगर उन्हें बजाने वाले के पास लय की समझ हो। तो ये थी झारखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों की एक झलक। तंतु, सुशिर और ताल। हर श्रेणी में हमने देखा कि कैसे लौकी, बांस, जानवरों के सींग, मिट्टी और धातु जैसी चीजों को कला और विज्ञान के मेल से संगीत में बदल दिया गया। ये सिर्फ संगीत के यंत्र नहीं हैं,
ये झारखंड की जनजातियों के जीवन का, प्रकृति के साथ उनकी गहरे रिश्ते का और उनकी असाधारण रचनात्मकता का जीता जागता सबूत है। हर यंत्र एक कहानी कहता है, उनके उत्सवों की, उनके संघर्षों की और उनकी कलात्मकता की। ये ज्ञान सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों को समझने के लिए भी अनमोल है। तो इन सब बातों का असली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये यंत्र सिर्फ मनोरंजन के साधन नहीं है। ये एक पूरी संस्कृति, एक पूरा जीवन दर्शन है जो हमें सिखाता है कि कैसे अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर जिया जा सकता है और कैसे सादगी में भी गहरी सुंदरता खोजी जा सकती है। और ये हमें आज के दौर में एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज जब सिंथेसाइजर्स और डिजिटल संगीत का बोलबाला है, तो इन प्राकृतिक और हाथ से बने साजों की आवाज को भविष्य के लिए बचाकर रखना क्यों जरूरी है?